नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज का विषय बहुत अहम है। विषय है खत्म होगा खालिस्तानियों का खेल। दरअसल विदेशियों में आपको बता दें कि विदेशों में भारतीय दूतावासों पर जिस तरीके से खालिस्तानी आतंकी इस समय हमला करने में जुटे हुए हैं, ऐसे में भारतीय खुफिया एजेंसी और एनआईए ने खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर कमर कस ली है। सूत्रों की माने तो खुफिया एजेंसी और एनआईए ने विदेशों में रह रहे खालिस्तानी आकाओं की पूरी लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम सिख फॉर जस्टिस के भगोड़े आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू का है और साथ ही दूसरे खालिस्तानी संगठनों से जुड़े आतंकियों के भी नाम इस लिस्ट में दर्ज किए गए हैं। इस लिस्ट का बनाने का इस लिस्ट को मकसद यही है कि इन खालिस्तानी आतंकवादियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। एनआईए, आईबी और राज्यों के पुलिस के साथ ही सुरक्षा एजेंसियों ने एक डोसिया तैयार किया है और जिसका मकसद ये है कि विदेशों में बैठे खालिस्तानियों पर चुन चुन कर कार्रवाई हो। हाल ही में यूके, यूएसए और कनाडा के दूतावास में हुए हमले के मामले में एनआईए ने प्रो खालिस्तानी और खालिस्तानी आतंकियों की पूरी लिस्ट तैयार की है। विदेशों में बैठे सिख फॉर जस्टिस, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान टाइगर फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन और दल खालसा इंटरनेशनल के सदस्यों की लिस्ट तैयार की गई है, जिसके चलते कहा जा रहा है कि अब खालिस्तानी आतंकियों का खात्मा तय है। तो क्या खत्म होगा खालिस्तानियों का खेल? ये एक बड़ा और अहम सवाल इसलिए भी बन जाता है क्योंकि विदेशों में भारतीय दूतावास पर जिस तरीके से खालिस्तानी आतंकी इस समय हमला करने में जुटे हुए हैं, ऐसे में भारतीय खुफिया एजेंसी और एनआईए ने खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर कमर कस ली है। सूत्रों की माने तो खुफिया एजेंसी और एनआईए ने विदेशों में रह रहे खालिस्तानी आकाओं की पूरी लिस्ट तैयार कर ली है और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम सिख फॉर जस्टिस के भगोड़े आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू का है। बता दें आपको कि खालिस्तानी आकाओं की एनआईए ने विदेशों में रह रहे खालिस्तानी आकाओं की पूरी लिस्ट तैयार कर ली है। इसमें सबसे ऊपर जो नाम है गुरपंतवंत सिंह पन्नू का है। साथ ही दूसरे खालिस्तानी संगठनों से जुड़े आतंकियों के नाम भी इस लिस्ट में दर्ज किए गए हैं। इन खालिस्तानी आतंकियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके, इसीलिए ये लिस्ट पूरी तैयार की गई है। एनआईए, आईबी और राज्यों की पुलिस के साथ ही सुरक्षा एजेंसियों ने एक डोजिया तैयार किया है, जिसका मकसद ये है कि विदेशों में बैठे खालिस्तानियों पर चुन चुन कर कार्रवाई हो सके। और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सुरेश गोयल जी है, पूर्व राजनयिक है। सर, बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्ट्रेटेजी का एक्सपर्ट है। सर, आपका बहुत स्वागत है। और जितेंद्र ओझा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। सवाल इस बात को लेकर कि जिस तरह के हालात और स्थितियां हम देख रहे हैं, कनाडा का मामला देखा, भारत के बीच किस तरह से तनातनी का मामला फिलहाल निकल के सामने आ रहा है, मसला खालिस्तानी आतंकवादी है। ऐसे में ये देश के लिए कितना बड़ा खतरा इस वक्त समझ रहे हैं आप? देखिए, खालिस्तानी आतंकवादी जो है एक बहुत बड़ी समस्या का सिम्टम। ये अपने आप हुआ नहीं, सभी को पता है कि किस तरीके से पाकिस्तानी आईएसआई ने इसको क्रिएट किया और हर तरीके से छद्म युद्ध कर करा के इरेगुलर वॉरफेयर इसे हम कहते हैं करके। और ये इरेगुलर वॉरफेयर क्या ऐसा है कि आपने शुरुआत कर दिया, कोलैटरल डैमेजेस होंगे और फिर आप अपनी जमीन पे लड़ रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात ये हुई है नेहा जी, जो भी रहा हो, ये लड़ाई हम अब अपनी जमीन से बाहर लेके गए हैं। ये लड़ाई जो है ग्लोबल हुई है, क्योंकि ये लोग यहाँ पे क्राइम करते थे, क्राइम करने के बाद छुप जाते थे, भाग जाते थे। अब हकीकत क्या है हम नहीं जानते हैं कि ये तो सही है कि भारत ने कोई हिट स्क्वाड नहीं भेजा,
भारत ने कोई हथियार नहीं प्रोवाइड किया, ये नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इन लोगों के ऊपर अब नाक से इनके नकेल कसनी शुरू हुई है, भय होना शुरू हुआ है। तो खतरा जरूर था, और इसका मैं समझता हूँ कि इसका आपने देखा थोड़ा सिम्टम ये है कि कनाडा में जो हमारे राजदूत और सारे लोग हैं, उनका तस्वीर बना के ये लोग रखे हुए थे, वो पोस्टर अब इन्होंने निकालना शुरू किया है। देखिए, युद्ध का एक ही तरीका है, युद्ध में सब कुछ जायज है, और ये युद्ध में कुछ भी लोग क्यों न कहे कि सरकार के आने के बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज को या जो भी कहें, हमारी एनआईए आ गई, आईए के बाद जो है, जो इनको एक फ्री हैंड मिला है कि टेररिस्ट को डील करने के लिए, इस तरह की इरेगुलर वॉरफेयर को हटाने के लिए, ये पहले कभी नहीं था शायद। अगर ऐसी हालत होती तो कभी भी पाकिस्तान न तो न्यूक्लियर पावर बनता, न हमारे पास इतनी ऐसी समस्याएं आती, चाहे कश्मीर हो चाहे ये हो। ये सारी चीजें खत्म होती है। कि युद्ध का पहला जो असूल है कि हम अपनी जमीन पे युद्ध नहीं लड़ेंगे, युद्ध हम लड़ेंगे दूसरे की जमीन पे, और इस लिहाज से इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अमेरिका का दबाव आएगा, दूसरे लोगों का दबाव आएगा, तो दबाव को हमें बिल्कुल मजबूती से सामना करना चाहिए कि भाई आप जब तक शेल्टर देते रहेंगे, क्योंकि ये लोग सीधे सीधे हत्या करने की बात कर रहे थे। कनाडा की सरकार क्या कर रही थी, ये लोग ऑर्गेनाइज क्राइम में शामिल हैं, वहां की सरकार क्या कर रही थी, दूसरे लोग क्या कर रहे थे। तो इसे हमें उनको समझाना है कि देखिए, ये ऑर्गेनाइज क्राइम, ये वायलेंस आपके लिए ठीक नहीं है, और अभी तक भारत का रोल है या नहीं है, ये अभी तक साबित नहीं हुआ है, और न होने की गुंजाइश है। इनडायरेक्ट अगर वो कुछ कोई कहता भी है तो उसमें हमें उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ नेहा जी, एक ऐसा इक्विलिब्रियम आएगा कि हम कहेंगे कि तुम अपने घर में जब तक चुपचाप बैठे रहोगे, हमें समस्या नहीं करते रहोगे, तुम सुरक्षित हो। लेकिन अगर तुम समस्या करते हो तो जो कोई भी तरीका हो, हम वो तरीका अपनाएंगे। लेकिन डायरेक्ट तरीका तो हमारा न इजराइल की तरह रहा है, न अमेरिका की तरह रहा है, लेकिन फिर भी नतीजे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, नतीजे सामने आ रहे हैं। और ये देखा हमने सुरेश जी, जब जस्टिन ट्रूडो आते हैं भारत में G20 में, और उसमें भारत में आते हैं, बातचीत करते हैं, और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि इस बीच निज्जर की भी बातचीत होती है, और ये भी कहा जाता है कि इसमें भारत का हस्तक्षेप है, जांच चल रही है। हालांकि जो चीजें निकल के सामने आई उसमें भारत का हस्तक्षेप है, तमाम तरह की बातें कही जाती है। उसके बाद किस तरह से खटास दोनों देशों के रिश्ते के बीच में आती है, वो भी सार्वजनिक है। अब ऐसे में खालिस्तानी आतंकियों की वजह से दो देशों के रिश्ते में खटास आना, इसे आप कैसे देखते हैं, और क्या लगता है इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, और खालिस्तानी फिलहाल कितना बड़ा संकट है देश के लिए? देखिए, मैं एक दो चीजें कहूंगा इस मामले में कि पहली बात तो भारत और कनाडा के बीच में जो खटास है, अगर आप खाली कहेंगे कि खालिस्तान की वजह से है तो शायद ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और भारत और कनाडा के बीच में तो 1974 में जब हमने यहाँ पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस टाइम पर, तो उस टाइम पर भी कनाडा ने वो यूरेनियम सप्लाई करना बंद कर दिया था। बाकी सारे देश जो है साथ में आ गए थे बाद में, कुछ अरसे के बाद में, वो फिर भी खट्टे पड़े रहे थे। ये पहली बात तो ये कि कनाडा का एक मैंने देखा है, उनकी जो नेचर है, एटीट्यूड है, वो यूरोप सेंट्रिक है। तो उनके जितने भी सारी थिंकिंग प्रोसेस वगैरह सब वो यूरोप की तरफ जाती है। आप I5 देख लीजिए, G7 देख लीजिए आप, और बाकी कोई प्लेटफॉर्म देख लीजिए, तो ये सब यूरोप से ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो एक जो रेसिस्ट इनकी जो थिंकिंग है वो चल रही है। एक तो ये चीज है। तो मेरे ख्याल है उसका हम ये नहीं कह सकते कि खालिस्तानी मुद्दा है, ये और कोई मुद्दा नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आतंकवाद, चाहे वो खालिस्तानी आतंकवाद हो या जम्मू एंड कश्मीर का आतंकवाद हो, ये आतंकवाद एक ऐसी चीज खड़ी हो गई है कि जिसमें लो कॉस्ट, बिना किसी ज्यादा नुकसान के, जो दूसरा एक तबका है, हमारा जो दुश्मन है, वो हमारे ऊपर वार कर सकता है कम कॉस्ट में, और अगर वो कामयाब रहता है तो हमको नुकसान ज्यादा होता है, उसको नुकसान कम होता है। एसिमेट्रिकल वॉरफेयर जिसको बोलते हैं, जितेंद्र ओझा जी आपको अच्छी तरह समझा पाएंगे ये। तो ये जो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में आतंकवाद काफी आगे बढ़ गया है ये। तो मेरा कहना ये कि आपने देखिए 1980s में खालिस्तानी आए थे ये, पंजाब का अलगाव की अलग सूबा चाहिए वो शुरू हुआ था, रिबेरो वहां पर गए एज ए गवर्नर, खत्म, सिंह गए एज द कमिश्नर, काफी खत्म हो गया, कंट्रोल में आ गया। जम्मू एंड कश्मीर में कंट्रोल में आना शुरू हो रहा है, तो दोबारा यहाँ पर शुरू हो गया पंजाब में।
पंजाब में कम है, कनाडा में ज्यादा हो रहा है। तो इसको जो है कहीं ना कहीं चलता रहेगा। अगर हम ये सोचे कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो शायद ज्यादा हो जाएगा ये। तीसरी चीज हमें, और ये मैं आखिरी चीज बोल रहा हूं, कि जो कूटनीतिक या स्ट्रैटेजिक इश्यूज है, इक्वेशन है, हमें थोड़ा सा इसको आतंकवाद से अलग करना होगा। अभी जो हुआ है यहाँ पर कनाडा में, और अगर ये बात सही है कि ये इंफॉर्मेशन यूएसए के पास से इनके पास गई थी, तो ये मामला खाली कनाडा का नहीं रह जाता है। ये मामला यूएसए का, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जो भी I5 के सदस्य हैं, जिन्होंने इंफॉर्मेशन कनाडा को दी है, और किस बेसिस के ऊपर उन्होंने कहा है ये इंफॉर्मेशन रिलायबल है, क्रेडिबल एलिगेशन है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, ये किस आधार पर कहा है, जबकि हम कहते हैं कि इसमें कोई आधार नहीं है। तो अगर बाकी देश उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो इसमें उनका भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट है जितना कनाडा का है ये। तो हम इसको खाली कनाडा की बात मान करके चुप नहीं हो सकते, इसको आगे देखना होगा। इसलिए बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, बड़ा इशू है ये। इसको हमें छोटे कनाडा के रूप में खाली नहीं देखना चाहिए, ये मेरा अपना का मानना है। ठीक है सुरेश जी, मुद्दा बहुत अहम है और सवाल यही कि खत्म होगा खालिस्तानियों का खेल। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। सवाल इस बात को लेकर, जिस बात का जिक्र अभी ब्रेक पे जाने से पहले अभी सुरेश जी कर रहे थे, सवाल वही कि क्या वाकई एक बेहतर रणनीति के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है और खालिस्तानियों को महज आतंकवादी सोचकर या फिर खालिस्तानियों को एक एंगल से सोचकर आप उनका खात्मा नहीं कर सकते या फिर इस समस्या से नहीं उभर सकते? क्या आगे की रणनीति रहनी चाहिए इस पूरे विषय पर? नेहा जी, मेरा इसमें स्पष्ट रूप से ये मानना है कि आतंकवाद और अतिवाद को ये जो नया भारत है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके प्रति जो जीरो टॉलरेंस की जो भारत सरकार की नीति है, उस पर ही भारत सरकार चल रही है। आगे भी इसी नीति पे हम चलेंगे। और ये जो आतंकवाद, चाहे वो कहीं से, किसी धरती से हो, उसे कोई भी प्रेशर देने का कार्य करे, उसे भारत जाहिर है कि बर्दाश्त नहीं करने जा रहा है। आप जानते हैं कि ये जो खालिस्तानी हैं, ये जो आतंकी हैं, अतिवादी हैं, इनकी जो जांच है वो भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के द्वारा की जा रही है। और हमने आतंकवाद के संदर्भ में हमारी नीति लगातार स्पष्ट है कि हम इसके संदर्भ में कोई समझौता नहीं कर सकते, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चल रहे हैं। लेकिन ये देखना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है वर्तमान समय में कि एक ऐसे समय में कि जब विश्व के लोकतांत्रिक राष्ट्रों को आतंकवाद के संदर्भ में एक क्लियर स्ट्रेटजी के साथ एक संगठित होकर के कार्य करने की आवश्यकता थी, ऐसे में सख्ती तरीके से इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह का जो कार्य है वो किया जा रहा है। यदि सॉइल पाइप्स को कनाडा के सॉइल पर इंटेलिजेंस गैदरिंग अगर वो कर रहे हैं, तो उन्हें जो भारत विरोधी गतिविधियां वहाँ चल रही हैं उसकी भी इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी चाहिए और उसके बारे में भी हमें इंटेलिजेंस शेयर करना चाहिए। ये जो वर्तमान समय में कनाडा के US के एम्बेसडर कनाडा में उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया है, वो जाहिर है कि वो एक सेलेक्टिव अप्रोच है। यदि वो इंटेलिजेंस शेयरिंग उनके पास इतना ही इंटेलिजेंस है, तो वो गुरपतवंत सिंह पन्नू की गतिविधियों के बारे में भी हमें बताएं कि वो किस तरह की गतिविधियों में शामिल है। वो जो गैंगस्टर्स जो वहाँ पर छुपे हुए हैं, जो इंटर गैंग राइवलरी की घटनाएं होती हैं, उसके बारे में भी हमें इंटेलिजेंस शेयर करें। करीमा बलोच के बारे में इंटेलिजेंस शेयर करें और जो अन्य ऐसी लगातार वेंडलिज्म की घटनाएं भारत में। संजीव जी, एक सेकंड में माफ कीजिएगा, रोक रही हूँ आपको। सवाल ये कि देखिए, सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरह से डोजियर तैयार किया है, ये जो खबर निकल के सामने आ रही है, खालिस्तानी आकाओं की पूरी लिस्ट तैयार कर ली है और इस पर एक्शन लेने की तैयारी अब एजेंसियों की तरफ से की जा रही है। NIA की बात करें, तमाम और एजेंसियों की बात करें, सवाल इस बात को लेकर, क्या ये जो स्टेप उठाए गए हैं ये इनफ है क्या, ये काफी है क्या, या फिर नाकाफी है अगर इस समस्या से निकलना है तो? देखिए, ये समस्या ऐसा नहीं है कि आज या कल की समस्या है, ये बड़ी समस्या है और इसका जो समाधान है, भारत सरकार इसको लेकर के, जैसा कि मैंने कहा अपने प्रारंभिक वक्तव्य में, कि इसके प्रति जीरो टॉलरेंस का अप्रोच है। और ये जो जीरो टॉलरेंस का अप्रोच है ये आगे भी जारी रहेगा। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी धरती से, कहीं से भी अगर भारत को टारगेट करने की कोशिश की गई, तो ये जो नया भारत है, इस तरीके के जो है टारगेटेड जो एफर्ट्स होंगे उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने जस्टिन ट्रूडो के बयानों के संदर्भ में भी
जो है अपना सख्त बयान जारी किया है। हमने कहा है कि बेसलेस है, मोटिवेटेड है, अब्सर्ड है, नेगेटिव है, पॉलिटिकली ड्रिवन है, और इसी तरीके की जो अप्रोच है वो आगे भी जारी रहेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वाकई क्या खत्म होगा खालिस्तानियों का खेल, ये एक बड़ा और अहम सवाल है। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।